नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि ललितपुर के पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि आज शिवरात्रि है और सभी को शिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। झांसी ललितपुर सांसद होने के नाते केंद्रीय मंत्री उमा भारती से पूछा गया कि आपकी क्या शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए क्या उपलब्धि रही है, तो उमा भारती ने बताया कई बुंदेलखंड में कृषि विश्वविद्यालय होना एवं इंटर कॉलेज खोले जाने हैं, जिसकी घोषणा की जा चुकी है। ललितपुर में भी नितिन गडकरी ने झांसी से जनपद ललितपुर के कई रोड मंजूर करके गए हैं जो कई सालों से नहीं बनाए गए थे। के मामले में उन्होंने कहा कि गडकरी जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है। हमारी सरकार थी जब केंद्र सरकार जल बंटवारे में कोई दखल नहीं देना चाहती, क्योंकि केंद्र लिंक की बात हमारी सरकार में आगे बढ़ा दी गई थी और ये केवल राज्यों के जल बंटवारे पर निर्भर करता है। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव में वोट मांगने आऊंगी। बुंदेलखंड विकास बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि इससे केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं संचालित है उसकी मॉनिटरिंग के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया गया है। एवं पेयजल के सवाल पर उन्होंने कहा कि केवल बुंदेलखंड क्षेत्र ऐसा है जिसके लिए 9,000 करोड़ की पेयजल योजना दी गई है। तो वहीं देवगढ़ रोड स्थित रेलवे निर्माण को लेकर उनसे जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि बजट आ चुका है और काम बहुत जल्द लगने वाला है, जिससे नेहरू नगर और जाखलौन क्योरा जाने वालों को राहत भरी खबर होगी। ललितपुर से ललितपुर लाइव टीवी के लिए शैलेंद्र जैन की रिपोर्ट। आप ये देखिए खूबी, हर चीज बुंदेलखंड के नाम पे आ रही है, यानी कि तकनीकी घोषणा भर बाकी रहेगी। एक्चुअली बुंदेलखंड बन चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस आ रही है, रोड जो आ रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस आ रहा है, बुंदेलखंड कॉरिडोर आ रहा है डिफेंस का। फिर बुंदेलखंड के लिए 9,000 करोड़ का प्रोविजन भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। पूरे देश में किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए एक साथ ड्रिंकिंग वाटर के लिए पूरा का पूरा पैकेज दे देना 9,000 करोड़ का, ये भारत में पहली बार हुआ है। और वो भी सरफेस वाटर का, ये ग्राउंड वाटर नहीं है। इसमें ग्राउंड वाटर की चूंकि बुंदेलखंड में संकट है तो ग्राउंड वाटर से बिल्कुल पानी नहीं निकाला जाएगा, ग्राउंड का पानी नहीं निकाला जाएगा। जो सरफेस वाटर है, जो उपलब्ध पानी है, उसी को पीने के योग बना करके दिया जाएगा, तो जल्दी भी हो जाएगा। तो आप ये सोचो कि ये जो बातें हुई हैं ये बुंदेलखंड के लिए ही हुई ना, तो आप सही कह रहे हो। और फिर ऊपर से बुंदेलखंड विकास बोर्ड हो गया, तो अब बुंदेलखंड विकास बोर्ड जो है वो एक प्रकार से एक मॉनिटरिंग टीम बन गई है। हाँ, अब रह गया बुंदेलखंड की घोषणा। उस पर मुझे बुंदेलखंड मोर्चा वाले कह रहे हैं कि दीदी आपके बोल देने से ना हमारा आंदोलन में नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था अच्छा मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं, इसलिए नहीं बोल रही। आप समझ गए? उनको नुकसान क्यों करना, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ ना, पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ। दीदी जब मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आप थी, तब बुंदेलखंड क्यों नहीं जब प्रांत? भैया आपको मेरे को एक बात फिर नहीं बुलवाओ ना, आप जो बात कहोगे कि नहीं वो मत बुलवाओ। बुंदेलखंड मोर्चा वालों को मैंने प्रॉमिस कर दिया है ना कि मैं कोई स्टेटमेंट नहीं। आज मैं शिवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ कि वो आप सबका, आपके परिवार का, परिजनों का, सबका कल्याण करें, क्षेत्रवासियों का, भारतवासियों का। और संपूर्ण शिव तो आदि योगी हैं और भूमंडल के स्वामी हैं। सबके कल्याण के लिए, आप सबके कल्याण के लिए कामना करती हूँ भगवान शिव से। शिवरात्रि की शुभकामनाएं सबको। अब पूछिए। मैडम जी, मैं पायनियर से हूँ, आप इस क्षेत्र की सांसद हैं, तो इस क्षेत्र के लिए उपलब्धियाँ क्या हैं? चुनाव सामने आने वाले हैं। अब मैं तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करूंगी नहीं, लेकिन मैं हाँ मोदी जी की और योगी जी की सरकार की प्रशंसा करूंगी कि हमने तो जो सोचा भी नहीं था वैसी उपलब्धियां हुई। डिफेंस कॉरिडोर का हेडक्वार्टर झांसी बना और डिफेंस कॉरिडोर का 3,000 करोड़ का निवेश सीधा झांसी और ललितपुर में ही होना है। इसी प्रकार से जो 9,000 करोड़ की पेयजल योजना आई है, ये भारत की पहली योजना है आज़ादी के बाद, जब किसी एक क्षेत्र विशेष का नाम लेके, जो कि राज्य नहीं है, एक क्षेत्र विशेष है, उसका नाम लेकर के वो पेयजल योजना आई है। इसी तरह से बुंदेलखंड एक्सप्रेस रेल की योजना आ गई। तो इसी तरह से टूरिस्ट सर्किट, फूड प्रोसेसिंग पार्क, उनकी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं शेष। तो ये तो आज तक बुंदेलखंड में नहीं हुआ। जो अब शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ आपके? शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में तो सबसे बड़ा काम हुआ है, और वो हुआ है जो गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की योजना है, वो है ही BPL के लिए। और BPL सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में ही है। सबसे गरीब वर्ग जो है, भारत के 3 सबसे गरीब और पिछड़े इलाके हैं, उसमें से एक। और शिक्षा के मामले में जहाँ तक बात है तो
बुंदेलखंड का जो विश्वविद्यालय है, जो कृषि विश्वविद्यालय है, 2 अभी इंटर कॉलेज घोषित हो गए हैं रक्षा के लिए और एक वहाँ पूरा कला के लिए और रक्षा के लिए। इसलिए ना शिक्षा के क्षेत्र में कमी छूटी, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कमी छूटी, ना सरफेस ट्रांसपोर्ट के उसमें कमी छूटी। अभी कल महरौनी नारायण रोड भी मंजूर करके गए हैं मंत्री, और बारबासी महरौनी बानपुर वो वाला भी मंजूर करके गए हैं, और वो गुरार और वहाँ का कारियो टोरन का, हाँ, वो भी मंजूर करके गए हैं। तो और आरओबी वहाँ का झांसी का, कानपुर ग्वालियर का जो 100 साल से पड़ा हुआ है वो मंजूर करके गए। केन बेतवा के बारे में कल नितिन जी ने जब मुझे कहा तो मैंने रात में ही कमलनाथ जी से बात करी, और कमलनाथ जी ने मुझे कहा कि मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाता हूँ, उसके साथ बैठ के ब्रीफिंग करता हूँ, और फिर मैंने कहा आप और नितिन जी आपस में बात कर लीजिए और फिर मुझे बता दीजिए कि हमारी तरफ से आपको क्या सहयोग चाहिए। क्योंकि मेरे समय पर केन बेतवा की सारी मंजूरियाँ हो गई थी, खाली मध्य प्रदेश की जो एक आपत्ति थी पानी के बंटवारे को लेकर के, जिसमें कि केंद्र बिल्कुल दखल नहीं दे सकता था, क्योंकि एक बार राज्य का पानी का बंटवारा हो गया और दोनों राज्यों की सहमति हो गई तो फिर केंद्र उसमें परिवर्तन नहीं करता। क्योंकि अगर केंद्र ने एक प्रोजेक्ट में परिवर्तन किया तो फिर देश में सब जल संधियों में परिवर्तन की मांग हो रही है लगातार, तो हम कर नहीं सकते थे, तो हम नहीं कर पाए। हमने कहा कि शिवराज जी और योगी जी आपस में बैठ के सुलझा लें इसको, अब वो बात नहीं बन पाई। अब कल नितिन जी बोल के गए हैं कि मैं कमलनाथ जी से बात कर लूं, और मैंने वो बात कन्वे कर दी। कल कमलनाथ जी से बात हो गई, उन्होंने ठीक से रिस्पांस दिया सम्मान के साथ में। अब वो चीफ सेक्रेटरी से आज बात करेंगे, और वो मैंने उनको कहा कि आप नितिन जी से इस विषय पे बात कर लीजिए। मतलब केन बेतवा की बात काफ़ी आगे बढ़ गई ना, कहीं हम चुनाव में आएंगे वोट मांगने के लिए। मुझे तो लगता है कि मैं गलतियाँ ही करती हूँ, अच्छा कुछ करती नहीं सच्ची मुझे लगता है मैं गलतियों का पुलिंदा हूँ। बिल्कुल जी। दीदी, बुंदेलखंड बोर्ड से क्या फायदा होने वाला है? सबसे बड़ा फायदा है कि जो योजनाएं आई हैं उन योजनाओं की मॉनिटरिंग और कसाव, क्योंकि योजनाएं इतनी ज़बरदस्त आ गई हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जैसे धरती से लेकर के आकाश तक सब मंजूर हो गया है, जल थल नभ सब मंजूर हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी था कि निकटता के साथ में इसकी मॉनिटरिंग ठीक से हो सारी प्रोजेक्ट की, और इसके लिए ये बहुत अच्छी बॉडी है, सक्षम बॉडी, मानवेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में बनी, बहुत अच्छी बनी। मैडम जी, अभी पेयजल के लिए क्या इंतजाम सोचे गए? पेयजल तो पूरे भारत में पहली बार हुआ है कि हर गाँव के लिए नल जल योजना पहुंचेगी। 9,000 करोड़ दे रही है राज्य सरकार, अपनी जेब से दे रही है पूरा, हमसे भी नहीं मांगा, बल्कि मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं कि हम 1,000 करोड़ की ग्रांट दिलवा दें। ग्रांट यानी जिसमें कि राज्य का बिल्कुल हिस्सा नहीं लगेगा। मेरे डिपार्टमेंट ने तैयारी की हुई है कि 1,000 करोड़ की ग्रांट हम बुंदेलखंड के इसमें शामिल कर दें। तो बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें मिल गई पीने के लिए। सैकड़ों आदिवासी पलायन कर गए, उनको रोजगार नहीं मिला, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने मेरी जानकारी में बात डाली है, मैं तुरंत पता लगाऊंगी, क्योंकि मैंने दोनों जिलों के डीएम को कह रखा है कि हमारे ज़िले में बेरोजगारी पलायन का कारण नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी पलायन का कारण तब बनता है जब मनरेगा की स्कीम के पैसे कम पड़ जाते हैं, और अगर इस मनरेगा का ऑफर आप दे रहे हो और इसके बाद में भी अगर लोग जा रहे हैं तो उनकी इच्छा है, लेकिन यहाँ विकल्प जरूर होना चाहिए रोजगार का, क्योंकि आप किसी को पकड़ नहीं सकते। लेकिन अगर आपने विकल्प नहीं दिया और हमारी कमी से गए, हमारी मजबूरी से गए, हमारी गलती से गए, ये गलत है। ये पता लगा पद का बन करके DPR बन गई है, कौन सी एजेंसी काम करेगी वो हो गया है, केंद्र सरकार की मंजूरी को पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश ने अपने टेंडर भी कर लिए, अब खाली वो उस पर टेंडर की प्रक्रिया पे उन्हें मंजूरी मांगी है। फूड प्रोसेसिंग पार्क ही वो चीज़ है ना इजराइल के पैटर्न पे जो खेती करवानी है। फूड प्रोसेसिंग पार्क में हमारी तरफ से एक कमी है, नहीं तो केशव मौर्य की तैयारी थी, और दोनों जिलों के डीएम ने, आपको पता होगा, ज़मीन भी एक्वायर कर ली थी। वो यह है कि हमें निवेशक नहीं मिल रहे हैं, तो मेरी अब एक नई तैयारी है, उसमें समय लगना है, और उसके लिए मुझे सांसद रहने की भी ज़रूरत नहीं है। वो ये है, मैंने एक नया प्रस्ताव दिया है और उसमें उद्योग विभाग ने मेरा समर्थन किया है। मैंने कहा है कि नौजवानों के कोऑपरेटिव बना दिए जाएं, बेरोजगार नौजवानों के, और स्किल डेवलपमेंट से वो फूड प्रोसेसिंग के अलग अलग आइटम की ट्रेनिंग ले लें, और राज्य सरकार उनको गारंटी पर ऋण लेने दे मुद्रा योजना से, और उसके आधार और स्टार्टअप से, जिसमें कि एक प्रोजेक्ट को 1 करोड़ मिल सकता है, और इसके आधार पर हम फूड प्रोसेसिंग पार्क शुरू कर दें। ये प्रक्रिया 1-1.5 साल ले जाएगी, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि आप सब लोग बहुत गंभीरता से मेरी बात को सुनते हो, आप समझ जाओगे। अगर हम बाहर से निवेशक लाते तो वो कोई 1-2 घराने को लाभ होता। अब अगर हमने यहीं के नौजवानों के कोऑपरेटिव बना करके उनको हमने लोन दिलवा दिए, तो फिर ये बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी के निदान का कारण बनेगा। तो इसलिए मुझे ये, भले ही थोड़ा देर हो गई इसमें, लेकिन ये मुझे ज़्यादा भगवान की मतलब लग रही है, जैसे इच्छा रही हो कि ज़्यादा लाभदायक हो ये प्रोजेक्ट, तो ये हो जाएगा। जमीन तो एक बार हम कर चुके हैं। नेहरू नगर की योजना के बारे में मैंने बता ही दिया है कि नेहरू नगर की योजना का पूरा प्रोसेसिंग योगी जी कह चुके, धर्मपाल जी कह चुके, मैं कह चुकी, डीएम लोग कह चुके। अब कुछ नहीं बचा, तो मैंने कह दिया है कि कल तक अगर नहीं हुई तो मैं नेहरू नगर में बैठ जाऊंगी धरने पे।
दीदी आप कह रहे थे 24 जाएंगे वो बोलना, जो नहीं करवा रहे, 24 नहीं करवा रहे।